नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पढ़ाई वाला में। तो आज हम आपके लिए टॉप 5 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आए हैं जो कि सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम के पर्पस से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं और इस तरह के क्वेश्चंस अति संभावना होती है परीक्षाओं में आने की। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम शुरुआत करते हैं और एक एक करके क्रमशः अपने क्वेश्चंस पर क्या करते हैं, पोस्टमार्टम करते हैं। उनका वक्त एक एक ऑप्शंस को लेकर के बहुत ही अच्छे से हम समझते हैं कि किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछा जा रहा है, ठीक है, और उसका किस प्रकार से आंसर बनता है। तो फर्स्ट क्वेश्चंस हम अपना देखते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा है, एक बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा नहीं है, ये चीज़ ध्यान रखना। फर्स्ट ऑप्शन क्या दिया गया हमारा, पोषण। तो पोषण देखिए, अगर किसी बालक को अच्छे से पोषण नहीं दिया जाएगा तो उसकी बालक की वृद्धि जो है रुक जाएगी। वृद्धि में क्या हो जाएगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। सेकंड ऑप्शन हमारा दिया गया है यहाँ पर स्वास्थ्य है, ठीक है। तो अगर बालक का स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो उसकी वृद्धि में क्या हो जाएगी, रुकावट आ जाएगी। थर्ड ऑप्शन हमारा दिया गया है यहाँ पर निद्रा। अगर बालक को सही और पर्याप्त मात्रा में रेस्ट नहीं दिया जाएगा, निद्रा से मतलब क्या, नींद, रेस्ट नहीं दिया जाएगा तो भी बालक की वृद्धि में क्या हो जाएगा, रुकावट उत्पन्न हो जाएगी। ठीक है। फोर्थ ऑप्शन दिया गया अधिवास। अधिवास का सबसे पहले हम यहाँ पर अर्थ जान लेते हैं कि अधिवास का अर्थ क्या होता है। तो वास का मतलब होता है स्थान से, ठीक है, जहाँ वास करते हैं, और अधि का मतलब अधिक मात्रा में। तो जहाँ भी लोग अधिक मात्रा में वास करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अधिवास। यह एक कैसी प्रक्रिया है, तो यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्तियों के समूहों का निर्माण, ठीक, एक पर्टिकुलर क्षेत्र में किया जाता है। क्यों किया जाता है, मकान अकान बनाने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो इसे क्या कहते हैं, हम अधिवास कहते हैं। तो यहाँ पर आपने समझ लिया, यही हमारा अधिवास ऑप्शन करेक्ट हो गया, जो कि नहीं पूछा जा रहा है कि बालक की वृद्धि में कौन सा कारक संबंधित नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है, पढ़ने से संबंधित अधिगम अक्षमता को कहा जाता है। क्या कहा जाता है, देखिए यह अक्षमता जो है वह सभी एग्जाम्स में एक या दो प्रश्न अक्षमता से अवश्य ही बनते हैं। तो आपको सारी अक्षमताएं अच्छे से समझ के याद करनी है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है हमारा, डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया, कैलकुलिया का मतलब होता है कैलकुलेशन से, गणना संबंधी। तो जहाँ भी गणना संबंधी अक्षमता पूछी जाएगी उसे हम क्या कहेंगे, डिसकैलकुलिया कहेंगे। डिसलेक्सिया क्या होती है, पठन विकार से संबंधित अक्षमता, पढ़ने से संबंधित जो अक्षमता होती है उसको हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा सेकंड सही हो गया। डिसग्राफिया का मतलब क्या होता है, यहाँ ये भी देख लीजिए, डिसग्राफिया, ग्राफिया का मतलब लेखन संबंधी, डिसग्राफिया का मतलब लिखने से संबंधित अगर आपको कोई भी समस्या है, अक्षमता है, तो वह किसके अंतर्गत आएगी, डिसग्राफिया के अंतर्गत। और यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन दिया गया डिस्थीमिया। तो इसको अवश्य ही जान लें, डिस्थीमिया। आजकल यह डिस्थीमिया ऑप्शंस में बहुत ज़्यादा मिलता है और शायद इसके ऊपर क्वेश्चंस भी बन जाए। यह एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें क्या होता है, गहरी उदासी और निराशा की भावना पैदा होने लगती है, ठीक है। यह एक ऐसा मानसिक विकार है जिसमें क्या हो जाता है कि निराशा की भावना और गहरी उदासी सी छा जाती है, ठीक। तो यहाँ पर आपको पता चल गया कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है। अब आगे बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चंस की तरफ, ठीक है। थर्ड क्वेश्चंस में हमसे क्या पूछा जा रहा, निम्न में से कौन सा कुसमायोजन का व्यवहारात्मक लक्षण है। तो पहले तो आप ये समझ लीजिए कि कुसमायोजन का अर्थ क्या होता है यहाँ पर, ठीक है। कुसमायोजन का अर्थ ये होता है कि बालक अपनी आवश्यकताओं, आकांक्षाओं और परिस्थितियों के बीच संतुलन नहीं बना पाता है, और जब संतुलन नहीं बना पाएगा तो क्या होगा, उसको अवश्य ही गुस्सा आएगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी। समायोजन अगर सही से नहीं बैठा पाएगा, तालमेल सही से नहीं बना पाएगा तो उसको झुंझलाहट, चिल्लाना, आक्रामकता, ये सारी चीज़ें आएंगी। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या दिए गए हैं हमारे। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है आक्रामकता, ठीक है। तो आक्रामकता का अर्थ क्या होता है कि किसी के ऊपर गुस्सा करना अपनी, ठीक है, चिल्लाहट, मौखिक धमकी, ताना हो गया, ये सारी झुंझलाहट हो गई, व्यक्तिगत अपमान किसी का, ये सारी चीज़ें क्या हो गई, आक्रामकता हो गई। सेकंड ऑप्शन हमारा दिया गया है यहाँ पर चिंता, एनेक्सिटी। तो चिंता क्या होता है, देखिए चिंता आप सभी को पता है कि जब कोई विचार एक निश्चित स्तर से आगे बढ़ जाता है, जब सोचने में हम गहराई ले लेते हैं, ठीक है, तो उसी को चिंता कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि महीना समाप्त होने वाला है और बिजली का बिल आने वाला है, ठीक है, तो आपको क्या हो गई, यहाँ पर चिंता हो गई
कि महीना समाप्त हो रहा है, यह क्या हो गया, एक विचार हो गया। और निश्चित स्तर से आगे बढ़ गए कि बहुत सारी क्या हो गई चीज़ें हैं जो आपको करनी है। तो यह क्या हो गई, आपकी चिंता हो गई कि अरे बिजली का बिल आएगा, हम कहाँ से देंगे, क्या अभी तो हमने पैसे नहीं कमा पाए। ठीक है, ये सारी क्या होती चिंता के अंतर्गत आती है। थर्ड ऑप्शन देखिए हमारा क्या कह रहा है, असुरक्षा। तो सुरक्षा ना दे पाना, इसी को हम क्या कहते हैं, असुरक्षा। और फोर्थ ऑप्शन हमारा देखिए क्या कह रहा है, उदासीनता। उदासीनता क्या होता है यह समझ लीजिएगा, व्यक्ति में उत्तेजना, प्रेरणा या फिर जुनून जैसी भावनाओं का दमन हो जाए। ठीक है, उदास नहीं बोलते हैं कि कैसे मुंह लटकाए हो, उदास हो, क्या उदास बैठे हो। तो उदासीनता का अर्थ क्या होता है, भावनाओं का दमन हो जाए, तो वही उदासीनता होती है। और किस प्रकार की भावनाएं हमारी, जुनून हो गया, प्रेरणा हो गया, ठीक है, उत्तेजना हो गई, इस प्रकार की हमारी जो होती हैं भावनाएं, उनका क्या हो जाता है, दमन हो जाता है। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन हमारा क्या सही हो गया, ए ऑप्शन हमारा सही होकर आक्रामकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा जा रहा है कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को माना है। कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को कैसा माना है। फर्स्ट ऑप्शन दिया गया समस्यात्मक काल, सेकंड ऑप्शन दिया गया अनोखा काल, थर्ड मिथ्या परिपक्वता काल, फोर्थ जिज्ञासा काल। तो कोल व ब्रूस ने बाल्यावस्था को अनोखा काल कहा है, जीवन का अनोखा काल कोल व ब्रूस के द्वारा इनकी परिभाषा दी गई है। कोल व ब्रूस एक बहुत ही महान हमारे मनोवैज्ञानिक थे जिनके द्वारा यह कहा गया कि बाल्यावस्था को अनोखा काल। देखिए फिफ्थ, अब हम बात करते हैं अपने फिफ्थ क्वेश्चन पर। फिफ्थ क्वेश्चन में देखिए क्या कहा गया है, बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता काल कहा गया है। किसने कहा है बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल। तो फर्स्ट ऑप्शन में हमारा दिया गया है रास महोदय। तो बाल्यावस्था को मिथ्या परिपक्वता का काल रास महोदय ने ही कहा है, यह एक इनके द्वारा दी गई डेफिनेशन है। ठीक है, सेकंड ऑप्शन में देखिए क्या दिया गया है, फ्राइड ने। तो फ्राइड जो हैं इनके बारे में भी हम जान लेते हैं। फ्राइड महोदय ने एक बहुत ही अच्छा सिद्धांत दिया है और उसी के इनको फादर कहा जाता है, मतलब पिता कहा जाता है। मनोविश्लेषण का सिद्धांत जो है वो फ्राइड महोदय ने ही दिया है और मनोविश्लेषण के पिता भी इन्हीं को कहा जाता है। तो फ्राइड महोदय कहाँ के थे ये भी जान लीजिए। फ्राइड महोदय ऑस्ट्रिया हंगरी के थे निवासी। ठीक है, और इनके द्वारा जो है 2 रचनाएं दी गई हैं, मतलब फेमस इंपॉर्टेंट इनकी क्या हैं रचनाएं हैं। तो फर्स्ट क्या है देखिए यहाँ पर, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स एक इन्होंने दी है और दूसरी सेकंड दी है द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी। ये द इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी इनकी बहुत ही ज़्यादा फेमस रचना है। ठीक है, थर्ड देखिए यहाँ पर काल व ब्रूस ने। तो काल व ब्रूस ने, ठीक है, या कोल व ब्रूस ने जीवन को कैसा काल कहा है, कोल व ब्रूस ने जीवन को अनोखा काल कहा है। ठीक है, और लास्ट ऑप्शन हमारा दिया गया है क्रो एंड क्रो ने। तो क्रो एंड क्रो के द्वारा बहुत ही अच्छी और बहुत ही ज़्यादा पूछी जाने वाली डेफिनेशन है। इन्होंने बहुत ही ज़्यादा सटीक बात बोली है कि 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। इनके द्वारा एक डेफिनेशन ये दी गई है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षाओं में पूछी जाती है, तो आप ध्यान रखना। इसी के साथ हमारे टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस समाप्त होते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आपसे, फिर आपके लिए बहुत ही अच्छे टॉप 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। तो अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। और अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल फीडबैक हमें देते रहिए कमेंट के माध्यम से, जिससे हमारा मोटिवेशन बना रहे, बरकरार रहे। तो इसी के साथ हम समाप्त करते हैं। धन्यवाद।